माननीय विधायक सिकंदरा मऊ श्री वीरेंद्र सिंह राणा जी, इस मंच को सुशोभित राकेश शर्मा जी, हमारे भाई जो हमारे साथ सहयोगी मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और जिनको आप सांसद बनाने जा रहे हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। ये है कि सबका नाम हो जाए, लेकिन निश्चित रूप से बहुत लोगों के नाम छूट गए हैं। मैं मंच पर आसीन आप में से एक का, आप में से प्रत्येक का, जिनका नाम ले पाया हूं, जिनका नहीं ले पाया हूं, सामने बैठे बहुत सारे सम्मानित हमारे व्यापारीगण, व्यापार मंडल के प्रतिनिधिगण उपस्थित हैं और सामने से पीछे तक जितने लोग बैठे हैं, किसी न किसी व्यापार से जुड़े हुए, किसी न किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। मैं आप में से एक का, आप में से प्रत्येक का, जिनका नाम ले पाया हूं, जिनका नहीं ले पाया हूं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मीडिया के साथियों का भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे व्यापारी भाइयों, देखिए मैं आपके बीच में आया हूं, ये सफेद रंग का कागज है, इसको मैं काला बताऊंगा तो कोई ताली नहीं बजाएगा। ये काले रंग का माइक है, इसको मैं सफेद बताऊंगा, कोई ताली नहीं बजाएगा। जब कोई सही बात निकलती है मन से, माइक से बोली जाती है, तो ऑटोमेटिक दिल करता है, मन करता है और हाथ ऊपर उठता है और तालियां बजती है। अगर आज से 10 साल पहले का भारत के बारे में विचार करेंगे, 10 साल पहले वाले भारत के बारे में विचार करेंगे, तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और आपको हर दूसरे चौथे दिन टेलीविजन पर न्यूज़ सुनाई पड़ती थी, दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया। एक बम ब्लास्ट हुआ, दूसरा बम ब्लास्ट हुआ, जब तक बम निरोधक दस्ता पहुंचता, पुलिस पहुंचती, अर्धसैनिक बल पहुंचते, तब तक तीसरा और चौथा बम ब्लास्ट होता था। दिल्ली में बम ब्लास्ट, मुंबई में बम ब्लास्ट, अयोध्या में बम ब्लास्ट, लखनऊ में बम ब्लास्ट, बनारस में बम ब्लास्ट, लगातार बम ब्लास्ट हो रहे थे। हम रात में अपने घरों पे चैन से सोते हैं क्योंकि बॉर्डर पे सेना जागती रहती है। हमारी सेनाओं के सर काट के ले जाया करते थे, वो आतंकी सेनाओं के सर काट के ले जाया करते थे। आतंकियों को पालने पोसने का काम करता था पाकिस्तान, हमको आंख दिखाने का काम करता था। जब सर काट के ले गया, ये आतंकी सर काट के ले गए, तो पहले तो मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, बोले भी तो हम इसका करारा जवाब देंगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन 4 दिन के बाद टाटा फिस। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, जब एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को इस देश की बागडोर देने का काम करते हैं, एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को इस देश की बागडोर देने का काम करते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकी थर-थर कांपता है, डरता है, उसकी हिम्मत नहीं होती और घात लगा करके हमला करता है सीआरपीएफ के जवान पर, सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगा करके हमला करता है। पहले दुनिया में 2 ही देश थे, एक अमेरिका और एक इजराइल। अमेरिका का सुना होगा आपने, देखा होगा, उसके ऊपर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, तो कितने साल के बाद पाकिस्तान में घुस करके ओसामा बिन लादेन को मारने का काम किया। इजराइल और हमास पे देख रहे हैं, हमास के लोगों ने बंधक बना लिया कुछ इजरायली लोगों को। अगर 10 को मारा तो उसके बदले 10,000 को मार करके बदला लेने का काम किया। अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनी है, सैन्य शक्ति बनी है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, घर में घुसकर मारकर जवाब देकर के। पहले दुनिया में
भारत का नाम, भारत के प्रधानमंत्री कहीं जाते थे कोई चर्चा नहीं होती थी। अखबार का जो चलते चलते एक कॉलम छोटा सा होता था उसमें अखबार में छपता था। लेकिन जब आज हमारे प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, 2014 की बात आप याद करिए तो जैसे अब की बार 400 पार, जैसे ही हम बोलते हैं अब की बार, लोग बोलते हैं 400 पार, हम बोलते हैं फिर एक बार, लोग बोलते हैं मोदी सरकार। इसी तरह से 2014 में हर घर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे थे। लेकिन 10 साल बिना रुके, बिना थके, बिना एक दिन की छुट्टी लिए जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया, कोई एक आदमी हाथ उठा के बता सकता है एक दिन बीमार थे, एक दिन छुट्टी लिए? कोई एक आदमी हाथ उठा के बता सकता है कि इस दिन बीमार थे, इस दिन छुट्टी लिए? लगातार 8 दिन 10 दिन। अभी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कितना कठिन तप किया। नवरात्रि में केवल पानी पी करके रहे। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं 10 दिन 9 दिन 10 दिन बाहर भी रहते हैं, लेकिन आकर के फिर से काम पे लग जाते हैं। कितनी रैलियां हो रही, आप सब इस बात के गवाह हैं। निश्चित रूप से एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया, एक दिन भी बैठे नहीं। 10 साल में जो उन्होंने काम किया है उसका नतीजा ये है कि हमारे पासपोर्ट के, हमारे बच्चे जब विदेश जाते थे पहले पासपोर्ट छिपाना पड़ता था, आज हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, आज हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है। और पूरी दुनिया में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस, हाथ उठा करके मोदी जी का। साउथ अफ्रीका में मोदी जी जहाज से जब सीढ़ियों से उतरते हैं तो वहां के बड़े बड़े नेता उनका पैर छू के आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। अमेरिका में मोदी जी जाते हैं तो वहां के राष्ट्रपति से ज्यादा अपने प्रधानमंत्री जी के मोदी मोदी के नारे लगते हैं। आज पूरी दुनिया मोदी 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 जी की ओर बड़ी आसे भरे निगाहों से देख रही है। पूरी दुनिया में कोई भी संकट आता है, जैसे टर्की में भूकंप आया, सबसे पहले याद किया भारत को और भारत ने मदद भेजने का काम। अभी यूक्रेन और रशिया का वार हुआ, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे, कोई किसी को मार डाल रहा है, काट डाल रहा है। और हमारे बच्चे वहां पर फंसे थे जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों राष्ट्राध्यक्ष से बात किया और किसी की हिम्मत नहीं हुई, हमारे बच्चे हिंदुस्तान का झंडा लगा करके ऐसे लेकर के आए। और हिंदुस्तान के बच्चे तो आए ही आए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी बच्चे हिंदुस्तान का झंडा उठा करके आए और सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। तो आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम आपको सफेद का काला, काला का सफेद नहीं बता सकते, और दूसरा 2 दूना 5 नहीं बता सकते, ना 5 दूना 12 बता सकते हैं। यहाँ बड़े बड़े व्यापारी 1000 करोड़ का बिजनेस करने वाले, नमकीन के व्यापार करने वाले, हींग का व्यापार करने वाले, तमाम इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम आपको काला सफेद, सफेद को काला नहीं बता सकते। आपका गुणा भाग बहुत अच्छा है, कैलकुलेटर की जरूरतें नहीं। कैलकुलेटर यहाँ पर फीड है व्यापारियों की, कैलकुलेटर यहाँ पर फीड है। अगर बोले 900 रुपये पेटी है, बताओ 6 पेटी कितने को गए? 9 6 5400 दो भैया जल्दी से। अच्छा 800 रुपये पेटी है, 9 पेटी कहते हैं 8 9 7200 दो भैया जल्दी से। कोई बहुत कटबैठी भी पूछ लिया 380 रुपये पेटी है, 6 पेटी कितने का हुआ? तो कहता है 3 छंग 18 और 8 छंग 48, 2280 दो जल्दी से। अगर सही कह रहा हूं व्यापारी भाइयों तो जोरदार तालियां तो बनती है ना। अगर हम ये कहें कि इस देश में सबसे समझदार नेता राहुल गांधी है तो हंसे लगोगे हमारे ऊपर। बोलो, कहो का काला सफेद बता रहे हैं। अगर हम कहें कि समाजवादी पार्टी, अभी इसके पहले बहुत लोग समाजवादी पार्टी के बारे में बहुत सारी बात, किस तरह से गुंडागर्दी, किस तरह से अपराधीकरण था, किस तरह से अपराधीकरण था। एक जगह खुद खड़े, एक जगह उनकी पत्नी खड़ी, एक जगह चाचा, एक जगह भतीजा, केवल परिवारवादी पार्टी का है तो वो सही होगा। समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी रह गई। परिवार से मतलब है, उसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं।
आपका गणित, आपका गुणा भाग बहुत अच्छा है, आप व्यापार करते, हजारों करोड़ का व्यापार करते, यही नहीं देश दुनिया में व्यापार कर रहे हैं। आप बताओ, आपका गणित कहता है क्या कि डिंपल यादव प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बोलो भैया, अखिलेश यादव बन जाएंगे कि शिवपाल चच्चा बन जाएंगे? नवरात्रि के दिन में हम लोग व्रत थे और ज्यादातर लोग व्रत रहते हैं। कोई कुछ भी खाए, हमसे मतलब नहीं है। हम होटल जाते हैं, वहीं कहीं बगल में नॉनवेज खाता रहता है, हम बैठ के नॉनवेज खाते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन नवरात्रि के दिन व्रत में कोई मछली और मुर्गा ऐसे खोल के दिखा करके खा रहा है, इसका मतलब कि हमको बेइज्जत करने का काम कर रहा है, हमको चढ़ाने का काम कर रहा है। ऐसे तेजस्वी यादव, लालू यादव प्रधानमंत्री बन जाएंगे? आप बताओ। बोलो, व्यापार करने वाले लोग हैं, जब कोई माल का भाव तेज होने वाला होता है तो माल भर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं? तो आपके गुणा गणित में ये बताओ कि ममता बनर्जी बन जाएंगी? जितनी भी पार्टियां हैं सब अपने अपने परिवार के लिए कर रहे हैं काम। लालू यादव तेजस्वी के लिए कर रहे हैं, मुलायम सिंह अखिलेश को गद्दी दे करके चले गए। सब लोग अपने अपने परिवार के लिए, मायावती जी अपने भतीजे को दे दी, सब लोग अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। इस मंच को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं आप, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा। अगर ये उद्देश्य ना होता, अगर ये उद्देश्य ना होता तो ये मंच इस तरह से सजा होता क्या भैया? यादव यादव ही पूरे बैठे होते। समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही पता चला दलित बस्ती में काम बंद, बसपा की सरकार आते ही पता चला यादव बस्ती में काम बंद। लाखों लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर किसी का 1000 करोड़ का बिजनेस है, किसी का 200 करोड़ का बिजनेस है, किसी का 500 करोड़ का, किसी का 5 करोड़ का, किसी का 10 करोड़ का, किसी का 85 लाख, लेकिन हर किसी से अगर हम बात करें तो कुछ लेबर, कुछ मैनेजर, कुछ ग्राहक, कुछ से परचेज कर रहे हैं। इस तरह से अगर देखें तो सैकड़ों लोगों से आप जुड़े हैं, सैकड़ों लोगों से आप जुड़े हैं। आप उनसे पूछिएगा, उत्तर प्रदेश में और देश में 10 साल में प्रधानमंत्री जी और 7 साल में योगी जी ने लाखों नौकरियां निकाली है, लाखों नौकरियां। आपके तमाम रिश्ते नाते, दोस्त यार, जान पहचान, नहीं तो आपके यहाँ काम करने वाले बच्चों की नौकरी लगी है। कल मैं मैनपुरी में भाषण कर रहा था, एक वैश्य परिवार ने कहा भैया हमारे बेटे की सब इंस्पेक्टर की नौकरी लग गई। हमने पूछा भैया बताओ एको पैसा देना पड़ा? कहा नहीं भैया एको पैसा नहीं देना पड़ा। ये कहते हैं, आप देखिए आपके रिश्ते नाते, जान पहचान, दोस्त यार, दिमाग पे जोर डालिएगा। किसी की टीचर की नौकरी लगी, किसी की लेखपाल की नौकरी लगी है, किसी की पुलिस में नौकरी लगी है, किसी की बाबू में नौकरी लगी, किसी की इंजीनियर में नौकरी लगी है, और आदमी छाती ठोक के कहता है 1 रुपया नहीं देना पड़ा और 1 पैसा नहीं देना पड़ा, मेरिट के अनुसार लगी। और सभी जाति धर्म मजहब के लोगों की लगी। वैश्य परिवार का बेटा भी नौकरी पाया, दलित परिवार का बेटा भी नौकरी पाया, ब्राह्मण परिवार का भी बेटा नौकरी पाया। हमसे कल लोग कहे भैया MY फैक्टर चल रहा है। हम कहा MY मतलब क्या हुआ? कहे MY चल रहा है, कान में बताया। तो हम MY मतलब मुलायम यादव? कहा नहीं भैया मुसलमान और यादव। हम कहा एक तरफ MY चल रहा है, एक तरफ A से लेके Z तक, यहाँ से नाम शुरू करें तो आप पूरा पूरा अगर इसको गिनाएंगे तो A से लेके Z तक हो जाएगा कि नहीं भैया? अगर हो जाएगा तो जोरदार ताली बजाओ भाई। आप अपने घर के अगल बगल अपने स्टाफ के बारे में सोचिए। किसी को वृद्धा पेंशन मिल रहा हो गांव में, किसी को मकान मिला होगा। तो आज ये नारा अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, एक कार्यकारिणी हुई, वहां से नारा निकला। अब ये नारा जन आंदोलन बन गया है। जन आंदोलन इसलिए बन गया है कि वो बूढ़ी माँ जो बारिश होती थी, आंधी होती थी, तो पन्नी में, तिरपाल में ऐसे लपेट के परिवार को बैठ जाती थी, कीचड़ में भगवान से मनाती थी पानी बंद हो जाए, आंधी बंद हो जाए, उसको पक्का मकान मिला है। ये नारा उसका नारा बन गया है। ये नारा बन गया है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये नारा उस बहन का बन गया जो शाम को 5 बजे अगर उसको फ्रेश होने के लिए बाहर जाना होता था तो पेट दबा के बैठी रहती थी। 2 घंटे की पीड़ा सहन, असहनीय पीड़ा महसूस करती थी।
जिसको इज्जत घर मिला है उसको ये नारा पसंद आया है और उसका नारा बन गया कि कब जाके मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें। तो मेरे भाइयों, मेरे पिता तुम बुजुर्गों, आप सबसे यही मैं कहने के लिए आया हूं। एक तरफ आतंकवादियों को रोकने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, पूरी दुनिया में भारत की छवि को उभार करके कहां से कहां पहुंचा दिया। पूरी दुनिया आज किसी भी संकट में आशा भरी निगाहों से मोदी जी की तरफ देखती है कि मोदी जी हमारी तरफ हो जाए तो हम जंग जीत लेंगे, मोदी जी हमारी तरफ हो जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आदरणीय मोदी जी ने ये करके दिखाया है। तो अपने इस नेता के लिए यही कहना चाहूंगा और मैं चाहता हूं आप सबको जरूर पसंद आएगा कि कांप जाता है कलेजा, कि कांप जाता है कलेजा चीनो पाकिस्तान का, जब गरजता है कभी ये शेर हिंदुस्तान का, जब गरजता है कभी ये शेर हिंदुस्तान का। 2017 के पहले की सरकार आपने देखी, यहां बहुत दो आदमी का झगड़ा हो जाए तो आदमी कहां जाता है? पुलिस के पास जाता है, FIR लिखाने जाता है। पुलिस का सिपाही नहीं, पुलिस का सब इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर नहीं, कई इंस्पेक्टर पे एक CO होता है। CO को बोनट पे बैठाल कर कैसे तेजी से लखनऊ की सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भी कभी झंडा पकड़ता था, झंडे का डंडा, कभी वाइपर, कभी ऊपर के हैंडल, और उसको ऐसे दौड़ा रहे थे। जब पुलिस को दौड़ा रहे तो सोचिए आम जन का क्या हाल रहा होगा। कोई एक आदमी जनरल मर्चेंट की दुकान से एक तो बोरोलीन खरीद के ले गया, एक बोरोलीन खरीद के ले गया, 8 रुपया 56 पैसे की होती, दर्जन में खरीदता 8 रुपए 56 पैसे खरीदा और 1 रुपया 44 पैसे बचा। 10 रुपए की बोरोलीन खरीद के ले गया और 2 महीने बाद आया वापस करने। पूरी चपोड़ के जब खत्म हो गई तब पीट पीट के निकाल लिया। जब खत्म हो गई तो कहा ए महाजन नकली है। अब बताओ, कहा ए महाजन नकली है। तो इन लोगों का नारा था आंबा नींबू बानिया, आम को नींबू को बनिया को जितना दबाओगे उतना रस निकलेगा। आंबा नींबू बानिया जस दाबे तस रस दे। ये नारा था, इस तरह से होता था। और फिर हमारे बाबूजी तो मना करते कि नहीं भैया जाने दो, 10 रुपए के लिए झगड़ा मत करो। लेकिन उस बच्चे को लगता है कि 1.5 रुपया बचाकर नकली थी तो दूसरा दिन वापस करता, नकली थी तो 1 हफ्ते में वापस करता। ये पूरी चपोड़ के वापस करने आया, क्यों वापस करेंगे। और झगड़ा हो गया, पुलिस पे मामला पहुंच गया तो दरोगा जी को भी मालूम कि नंगा नहाएगा का निचोड़ेगा का, 10 रुपए की बोरोलीन पूरी चपोड़ के वापस करने आया है। तो चलो महाजन की दुकान पे यहूं नकली है, यहूं नकली, पकड़ के ले आओ। तो महाजन से ही पैसा मिलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आपने देखा होगा, जालौन में एक व्यापारी की हत्या में पुलिस का कप्तान इन्वॉल्व था, उसके खिलाफ भी FIR लिखा करके उसको भी जेल भेजने का काम, उसके यहां भी कुर्की की गई। आप सुन रहे होंगे, देखते होंगे सोशल मीडिया पे, खाकी को किया, खाकी ने गिरफ्तार। 50 किलो चांदी की लूट में दरोगा था इन्वॉल्व, दरोगा ने किया गिरफ्तार। लेखपाल को CBI ने किया गिरफ्तार। ये सब सुन रहे हैं। एक दिन में जादू की तरह बदलेगा नहीं, होगी कुछ परेशानी, है कुछ परेशानी, है कुछ परेशानी। जो भी परेशानी है, मैं आपके भाई, आपके परिवार का सदस्य हूं, आपका बेटा हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं। वैश्य समाज से, व्यापारी समाज से मुझे मंत्री बनाया गया है। अब बताओ, पूरे जितने लोग यहाँ व्यापार मंडल के संगठन के लोग बैठे, सबको विधायक का टिकट दे दे, सबको विधायक बना दे, सबको मंत्री बना दे, ऐसा संभव है क्या? बोलो भैया, ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। तो ऐसे ही किसी 2 को, 1 को, 4 को दे करके समाज के काम के लिए लगाया जाता है, समाज की मदद के लिए, समाज की आवाज को उठाने के लिए, विधानसभा में कहने के लिए, मुख्यमंत्री जी के यहाँ कहने के लिए, प्रधानमंत्री जी के यहाँ कहने। तो मैं आपका वकील हूं, मैं आपके परिवार के सदस्य। दंडी भैया मंत्री नहीं लगते आप। मैं अभी ये कलरफुल कपड़ा पहना हूं, देखा माला लेके 2-3 लोग खड़े थे, हमको पहना ही नहीं, हमको पहना ही नहीं माला। लोग कहते नंदी भैया आप मंत्री नहीं लगते, लोग कहते नंदी भैया आप मंत्री नहीं दिखते। तो मैं कहता हूं, मैं आपको मंत्री नहीं दिखना चाहता। जो आपको सताए उसके लिए मंत्री हैं, जो आपको आंख दिखाए उसके लिए मंत्री है। कोई गुंडा, कोई गुंडी, कोई बदमाश
कोई अपराधी आपके ऊपर कोई अन्याय और अत्याचार करता है तो योगी जी से बात करके उसके घर पर बुलडोजर चलवाने के लिए मंत्री है। आपके लिए आपके बेटे, आपके भाई, आपके परिवार के सदस्य। कोई सैंपल भरने वाला आपकी दुकान पर आकर के जबरदस्ती 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया मांग रहा है। आप हमें बताए तो प्रमुख सचिव से बात करके उसको सस्पेंड और बर्खास्त कराने के लिए मंत्री है। आपके लिए आपके बेटे, आपके भाई, आपके परिवार के सदस्य। और कहते ना जाके पैर ना फाटे बेवाई उका जाने पीर पर आई। तो हम लोगों ने व्यापार किया है, व्यापार करते करते बहुत कुछ देखा है। मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बन गया। इंडस्ट्री मिनिस्टर बनने के बाद मैंने अपने सभी अधिकारियों को बुला के कहा, हमने कहा देखो अब वो जमाना चला गया जब 500 रुपया जमा करके बजाज सुपर बुक करते थे लोग, प्रिया स्कूटर बुक करते थे लोग, और साल 2 साल 4 साल बाद जब नंबर आता था तो बहुत से लोग कहते थे 10,000 ले लो हमका दे दो, 15,000 ले लो हमका दे दो। ब्लैक चलता था, ऑन चलता था। अब वो जमाना चला गया। अब चाहे मोटरसाइकिल लेना हो, चाहे मारुति कार, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे BMW, चले जाओ बस शोरूम में, तो आपका नाम, पता, फोन नंबर लिख लेता है और आपको बार बार फोन करता है जब तक आप गाड़ी खरीद ना लो। आप कहते हो गाड़ी खरीद लिया भैया, मर्सिडीज हमने खरीद लिया, तो भी BMW वाला चला आता है कि खरीद लिए, कोई बात नहीं भैया, जरा BMW का भी टेस्ट ड्राइव ले लो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना किसी को। तो आज जमाना बदल गया है। अगर कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए हमारे यहाँ क्वेरी करता है तो जब तक उसकी इंडस्ट्री लग ना जाए उसकी हैंड होल्डिंग करके उसकी मदद करने का काम करना है, उसकी इंडस्ट्री लगाना है। अभी विधायक जी बता रहे थे हमारे यहाँ बहुत जमीन पड़ी है। मैंने विधायक जी से कहा कि चिट्ठी लिख करके दे दीजिए, डीएम से बात करके हम लोग उसको इंडस्ट्रियल एरिया बना दे। इंडस्ट्रियल एरिया बना दे, लोगों के काम आएगी जमीन और वहाँ पर व्यापार बढ़ेगा। तो मैं मेरे भाई आपसे ये कहता हूँ, मुझे बहुत लोग आते हैं, हाथरस वगैरह तो कम, आगरा से भी बहुत लोग आते हैं, और इधर कन्नौज और इटावा और मैनपुरी से बहुत लोग आते हैं, फरुखाबाद से बहुत लोग आते हैं। नंदी भैया लाइसेंस बनवा दो हमारा। काहे का लाइसेंस? कहीं बंदूक का, पिस्टल का। तो पिस्टल का लाइसेंस बनवाने के लिए जो मुझे लोग फ़ोन करते हैं, मुझे चिट्ठी, मुझे बोलते हैं भैया बनवा दो, तो हम उनका नाम पता लेकर के चिट्ठी लिख करके लाइसेंस बनवा भी देते हैं। लाइसेंस बनवाते समय उनको समझाते हैं कि भैया क्या करोगे बंदूक पिस्टल लेके, 1 लाख 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए की पिस्टल लोगे, ऐसे कमर में लगी रहेगी, मान लो जैकेट के नीचे है, बुशर्ट के नीचे है, कोई आया गुंडा बदमाश माँ बहन की गाली बक्का, तो कहाँ बर्दाश्त होगा? निकाले और मार दिए। अगर मार दिए तो उसको तो मरना तय है। आप मारो ना मारो, योगी जी की गोली से मरेगा, योगी जी की पुलिस की गोली से मरेगा। अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो वो मारा जाएगा, उसका इनकाउंटर तय है। देखे थे आप 2017 से 2022 में क्या हुआ? कप्तान के यहाँ पहुंच जाते थे, भैया हमारी जमानत छोड़ो, हमको जेल भेजो। जमानत कराने के लिए पहले लोग व्याकुल रहते थे, जमानत हो जाए तो चलेंगे, बगल में हड़काएंगे, बगल में धमकाएंगे, फिर तख्ती लटका करके लोग जेल जाने को तैयार हो गए, भैया नहीं इनकाउंटर हो जाएगा। और अब क्या है 22 के बाद अब तो जेलों में डरा रहे हैं कि जेलों में डरा रहे हैं कि भैया जेल में मारे जाएंगे। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई, जो पिस्टल का लाइसेंस बनवाने आता है उससे यही कहता हूं कि पिस्टल यहाँ लगी, आपने मार दिया तो हम मंत्री जरूर हैं, अनूप भाई मंत्री, यहाँ 2 विधायक बैठे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं, आपको भी जेल जाना पड़ेगा, भले ही अपराधी को आपने मारा। FIR, कानून, संविधान ये कहता आपको जेल जाना पड़ेगा, हम लोग बचा नहीं सकते। और आप जेल जाएंगे तो परिवार खराब होगा, परिवार परेशान होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि पिस्टल मत लो, राइफल लो। अरे नंदी भैया के लेके चली, अरे हम कहा भाई हमको किसी को डरवाना तो है नहीं, हमको किसी को लूटना तो है नहीं। हमारी गद्दी पे अगर राइफल रखी रहे तो, हमारी गद्दी पे डबल बैरल रखी रहे, कितनों शराबी, कितनों कबाबी, गुंडा झूम झाम के आया कि पिछली बार महाजन से 50,000 ले आए थे, चलो आज ले आते हैं, 2 बोतल पी के आया और झूमता जामता है महाजन, और देखा राइफल तो मुंह की बात मुंह में रह जाएगी, आपको गाली नहीं बकेगा। बोलो सही कह रहा हो तो जोरदार ताली तो बजाओ मेरे भाई।
हमको किसी को डराने के लिए थोड़ी, हमें किसी के लूटने के लिए हम क्यों ऐसी भरी मंच में भरी सभा में कहते हैं कि भगवान न करे कोई आपद विपद आपके ऊपर आए, भगवान न करे कोई परेशानी आपके ऊपर आए। परेशानी के समय में याद करेंगे तो आपको पीछे ढकेल कर आपकी परेशानी अपने ऊपर लेकर आपकी मदद करने का काम करेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि मुझे पता है कभी भी वैश्य समाज के लोग, व्यापारी समाज के लोग ये नहीं कहेंगे कि बगल वाले के घर में कूद गए हमारी मदद कर दो, बगल वाले का कब्जा कर रहे हैं हमारी मदद कर दो, बगल वाले को लूट लिया हमारी मदद कर दो। वो तो ये कहते हैं कि हमको कोई न लूटे, हमको कोई न परेशान करे, हम अपना व्यापार सुख शांति से करें, समृद्धि से करें। इसलिए व्यापारी की मदद के लिए दोनों हाथ से खोलकर, दोनों हाथ से लुटा करके समाज की मदद के लिए हर समय खड़ा रहता हूं, हर समय तैयार रहता हूं। और एक बात बताएं, राइफलों ले की जरूरत नहीं। योगी और मोदी दिखाई पड़ते रहें, योगी और मोदी दिखाई पड़ते रहे, तोप और तलवार बंदूक कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए कमल के निशान पर भारी बहुमत से अनूप भाई को जिता करके भेजने का काम करिएगा। आपकी सारी परेशानी, समझो स्कीम चल रही है, एक वोट दो, अनूप भाई तो सांसद के रूप में मिलेंगे ही मिलेंगे, नंद गोपाल गुप्ता नंदी फ्री में मिल रहे हैं आपकी सेवा करने के लिए, आपका काम करने के लिए, और 2 विधायक भी बैठे हैं। तो मैं, मेरे भाई, तमाम ऐसे जो हमारे साथी हैं, हमारे लोग हैं, आप सब अच्छी तरह से मेरे बारे में जानते होंगे, सुने होंगे। अब मन में विचार जरूर आता होगा कि मंत्री जी तो अभी भाषण देकर चले जा रहे हैं, कल कहाँ मिली हैं, कैसे मिली हैं। अब यह देखो, सीआरपीएफ के कमांडर, सीआरपीएफ के कमांडो लगे हैं, जेट सिक्योरिटी है, पुलिस वाले धक्किया के बाहर कर देंगे। आरडीएक्स बम ब्लास्ट हुआ, रिमोट बम से हमला हुआ, इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार, पुलिस के गनर, सिविल गनर, गाय और कुत्ता मर गया। मेरी किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी थी, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हम इंडस्ट्री को सेव करते थे, इंडस्ट्री वालों को सेव करते थे। नहीं तो इंडस्ट्रियल एरिया में कोई कहता था हमारा मिट्टी गिरेगा, जेसीबी हमारा ही चलेगा। जमीन की रजिस्ट्री करा के आए, यूपी सीडा से गए, यूपी सीडा से रजिस्ट्री करा लिए, हमारे बाबा का पैसा ही नहीं दिया अभी यूपी सीडा ने। तो इस तरह की चीजों पर मैं इंडस्ट्री को सेव करता था, तो मेरे ऊपर आरडीएक्स बम से ब्लास्ट हो गया, रिमोट बम से उड़ा दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस का पत्रकार मारा गया, पुलिस का गनर, सिविल गनर, गाय और कुत्ता, 5 लोगों की डेथ हो गई। 7 महीने मेरा इलाज चला, 7 दिन में कोमा में रहा। तो शायद आपके लिए रहा होगा, आज आपके बीच में बोलना रहा होगा, भगवान की ऐसी कृपा रही है, इसलिए रहा होगा। तो जो अभी बोल रहे थे कि कोई भी सैंपल भरने वाला है, क्या मिलायकानंदी भैया फोन, कोई बिजली वाला छापा आया है, मिलायकानंदी भैया फोन, कोई गुंडी गुंडा अपराधी आया, क्या मिलायकानंदी भैया फोन, तो उल्टे पांव वापस भागता है। लेकिन क्या जब शुरुआत हुई, कुछ लोग बेअंदाज भी होते हैं। एक मकान मालिक और एक किराएदार थे, मालिक का झगड़ा हो गया खाली कराने को लेकर, तो 151 में चालान हुआ, बंद हो गया। फिर दूसरे दिन छूट गया, दूसरे दिन छूट गया, दूसरे दिन छूट गया। 1 महीने के बाद उस जो किराएदार थे उसकी हत्या हो गई, हत्या हो गई। दूसरे प्रकरण में प्रेम प्रपंच में उसकी हत्या हो गई। अब मकान मालिक को दरोगा जी पकड़े और दरोगा जी पकड़ के लिखेंगे एफआईआर तुम्हारे, तुमने उसकी हत्या करा दी। अरे साहब हम कहाँ हत्या कराएंगे, हम तो आटा दाल चावल बेचने वाले, हम कहाँ हत्या कराएंगे। तो 20,000 रुपया दे दिया उसने, बताया नहीं हमको। फिर 20,000 की गर्मी खत्म हो गई और कुछ दिन बाद फिर हड़काया, 50,000 फिर दे दिया, 50,000 फिर दे दिया। जब 2 लाख मांगने लगा
तो उसने बताया कि वो नंदी जी हैं ना, मंत्री जी, वो तो हमारे रिश्तेदार हैं दरोगा को। तो दरोगा कहते बता रहे हो जो 4 फुट का आदमी नाटा सा बता रहे हो मंत्री, अबे बहुत मंत्री देखे हैं। अब बेचारा डरा गया, 2 लाख दे दिया। अब जब 2 लाख से 5 लाख मांगा तो पिताजी के साथ आया, पैर पकड़ के रोने लगा। तो हमने उससे पूछा जब 20,000 दिए कि तब क्यों नहीं आए, जब 50,000 दिए तब क्यों नहीं आए, 2 लाख दिए तब क्यों नहीं आए। रोने लगा। भैया हम बताए मंत्री को, गाली बकने लगा। हमें लगा कि भैया आपको कहूं ना फंस जाओ। तो मैंने कहा नंबर है उसका, तब ये COG और कॉलर, ट्रू कॉलर नहीं था। कहा है भैया, हम कहा लगाओ फोन। लगाया उसने फोन, और फोन लगाया, हमने उठाया फोन। जब दरोगा जी फोन उठाया, हमने कहा उठाते ही हमको दे दो। हमने कहा हेलो, तो बहुत तेज चिल्ला हेलो, आए नहीं तो भैया। हम कहा भैया नंद गोपाल गुप्ता नंदी बोल रहा हूँ। सर जय हिंद सर, सर जय हिंद सर। तो हमने कहा कि समझ गए सर वो झूठ बोल रहा है, सर वो झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? अभी तो हमने बताया भी नहीं कौन झूठ बोल रहा है। सर जो आपके पास गया है। हम कहा झूठे, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर वो झूठ बोल रहा होता तो मुझे कुछ तो बताना पड़ता। तुमने जितना पैसा लिया है 2,70,000 रुपए, उसको 27 मिनट भी ना लगे ढूंढ के उसको वापस कर दो। अगर नहीं वापस करोगे तो सस्पेंड कराएंगे और ड्यूटी लगाएंगे ऐसी जगह जहां मुनीमी करना पड़ेगा। हमने कहा संविधान पढ़े हो? कहा सर पढ़े हैं। हम कहा संविधान पढ़े हो? कहा सर पढ़े। सॉरी सर आपके मौसी के लड़के लाला भैया हमारे दोस्त हैं सर। हमने फिर कहा संविधान पढ़े हो? कहा सर पढ़े। हम कहा हैं हम? कहे सर आप सरकार है सर। हम कहा तुम? कहे हम सरकार के कर्मचारी। हम कहा सुनो, हम बनिया महाजन लोग, हम सरकार और तुम नौकर। नौकरशाही बोली जाती है ना, तो सरकार की नौकरी कर रहे हो, इसी नौकरी से जो पैसा मिलता है परिवार पालते हो, तो हम ये जानते हैं। इसलिए आज के बाद किसी व्यापारी और किसी इंडस्ट्रीज को परेशान मत करना। तो मैं तमाम साथियों से यही बताना चाहता हूं, आप सब साथियों से ये बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर परेशानी आए, मुसीबत आए, कुछ भी आए, अभी सोमवार को मैं लखनऊ में बैठता हूं। जैसे अभी मान लो यहाँ पर 300 लोग हैं। अभी 300 लोग हम लोग को फ़ोन लगाने लगे। बहुत लोग कहते हैं भैया अनूप जी के फ़ोन ही नहीं मिलता, मंत्री बन गए जब से। कोई कहता है विधायक जी को फ़ोन मिलाते रहते नहीं मिलता, कोई कहते ही विधायक जी को फ़ोन मिलाते हैं नहीं मिलता। ये सामाजिक लोगों के साथ समस्या है। मुझे भी फ़ोन लगाएंगे, मुझे अभी आप फ़ोन लगाओ एक आदमी और हम फ़ोन पे बतियाएं, आपका हाल चाल पूछे, अपना हाल चाल बताएं, कितना 5 मिनट लगेगा? तो 1 घंटे में 12 आदमी से बात होगी। और बिना नॉन स्टॉप केवल बात करते रहे तो दिन भर में 144 आदमी से बात होगी बस। 144 आदमी से दिन भर में बात होगी बस। और अगर कोई समस्या बता दिया कि भैया हाथरस में है, हमारे प्लाट पे कब्जा हो रहा है, तो पूछेंगे ना कौन थाना है, थाना बताए दो भैया। क्यों भैया? थाना, नाम, पता, पिताजी का नाम पूछेंगे नहीं पूछेंगे? प्लाट का नंबर पूछेंगे नहीं पूछेंगे? ये पूछने में और लिखने में, नोट करने में, दरोगा को फोन करा, नहीं सुना तो SP को फोन करेंगे। ये सब करते कराते 15 मिनट लगेगा। कितनों जल्दी करेंगे तो 15 मिनट, तो 1 घंटे में केवल 4 आदमी का काम होगा और 12 घंटे में केवल 48 आदमी का काम होगा। और इतना बड़ा प्रदेश 48 आदमी का काम करके कहां मंत्री जी की जय जयकार होगी बताओ? तो मैंने कहा कि सोमवार को हम बैठेंगे, और सोमवार को अपने घर पे बैठा था अपनी ऑफिस में। तो ऑफिस में खूब लाइन लगने लगी, पास बनने में बहुत टाइम लगने लगा। तो हमने कहा घर पे बैठेंगे भैया, क्योंकि पास बनने में इतना बेचारे परेशान हो जाएंगे तो कौन आएगा। बैठा था, वो आया इंडस्ट्री वाला कि भैया देखिए मेरी फैक्ट्री चल रही है। यूपी सीडा का अधिकारी कह रहा है ये फैक्ट्री बंद है, ये देखिए, ये रसीद देख लीजिए, ये बिजली का बिल देख लीजिए, सब कुछ दिखा दिया। हमें लगा हाँ यार सही कह रहा है, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं, व्यापार अब आजकल ऑनलाइन है सब कुछ। दिखा, हमने कागज में नोट कर लिया। मेरे 14 ऑपरेशन हो चुके हैं अभी तक। मैं गया था चेकअप कराने, डॉक्टर ने कहा शुगर वगैरह सब ठीक है, एक ऑपरेशन करा लो। हमने कहा करा दो भैया। अब वहां मेरा ऑपरेशन होने वाला है तो दुनिया भर का चेकअप,
मैंने रिमाइंडर लगा रखा था उस फैक्ट्री वाले का नाम बीडी फूड्स। मैंने तुरंत मयूर महेश्वरी को उसकी चिट्ठी भेजी। हमने कहा वो वहाँ पर जो अधिकारी है, वो अधिकारी ज़बरदस्ती इंडस्ट्री वाले को परेशान कर रहा है, कह रहा है इंडस्ट्री बंद है, चालू इंडस्ट्री को बंद कह रहा है। अभी हापुड़ में एक घटना घट गई थी, वहाँ पर बंद फैक्ट्री दिखाए थे और फैक्ट्री चालू थी, 50 लोग मर गए, पटाखे की फैक्ट्री चला रहा था कोई इनलीगल। तो ये ज़रूर ऐसा कर रहा होगा। तो मैंने उसको भेजा, सोचो कल ऑपरेशन हो तो पत्नी फ़ोन ले लेगी कि रहन दो, कहाँ बतिया रहे हो। हमने फ़ोन ले करके मयूर महेश्वरी CEO हैं यूपी सीडा के, उनको भेजा। उनको भेज करके हमने कहा कि इसकी जांच कराइए, इस पर कार्रवाई कराइए। कहे सर मुझे कल तक का समय दे दीजिए। हमने कहा ठीक है। कल सुबह 8 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन से जब नीचे आया तो 4-5 घंटे तो एनेस्थीसिया का असर रहता है, और जैसे ही असर खत्म हुआ तो यही नशा है, असर खत्म हुआ तो तुरंत हमने फिर कॉपी करके उनको पेस्ट कर दिया। तो कहे सर आप सही कह रहे थे, मैंने जाँच करा ली है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर बनारस का आदमी ट्रांसफर होकर हाथरस आ जाएगा तो हाथरस में परेशान करेगा, अलीगढ़ आ जाएगा अलीगढ़ में परेशान करेगा। हमने कहा ट्रांसफर सोल्यूशन नहीं, इसको सस्पेंड करिए, इसको सस्पेंड करिए और अभी तत्काल सस्पेंड करिए। और 5 मिनट के बाद 19:17 मतलब 7:17 पर उन्होंने मुझे मैसेज भेजा। और फिर जब मैंने कहा सस्पेंड करिए तो आपको बता रहे 5 मिनट के अंदर उसका सस्पेंशन ऑर्डर आ गया, सस्पेंड हो गया। अब वो सस्पेंड हो गया। वाले हमारे समझिए पार्ले का बिस्कुट बनाते हैं, पार्ले का पानी नमकीन बनाते हैं, हल्दीराम का रस बनाते हैं। हम कहा भैया हम आपके समझी समझ के नहीं काम किए, इंडस्ट्री और व्यापारी समझ करके काम किए थे, व्यापारी था इसलिए काम किए थे, मुझे नहीं मालूम था आपके समझी हैं। और आपको बताऊं, फिर सोमवार को, अगले सोमवार को वो मेरे पास आए और भैया अकेले मिलना है। ऑफिस में बैठा था, शुरुआत की बात है, ऑफिस में बैठा था, अब घर पे बैठने लगा क्योंकि वहां बहुत भीड़ होती। तो बोले भैया अकेले मिलना है। मैं अंदर कमरे में क्या करने, भैया भीड़ भाड़ से नहीं, अकेले तसल्ली से मिलना है। तो हम कहा घर आ रहे हैं, घर पहुंचो। 9 बजे जब हम घर पहुंचे तो मिठाई के डिब्बा बुके उके लिए थे। आदमी की फोटो खिंचाने की आदत होती है। हमने कहा चलो भाई फोटो खिंचा लो, फोटो से ही बहुत काम चल जाता है। तो फोटो खिंचा लिए, मिठाई ले लिए। हम उठ के हम जाने लगे। हम कहा बाबूजी नमस्कार, और काम करना, फाइलें लें। कहने भैया ये जरा एका पकड़ लें। तो ले लिए हम। कहे भैया के थोड़ा संभाल के रखिए। हम कहा है का ही संभाल के रखिए, काहे आप इतना परेशान हो। अरे भैया आप समझा कर रहे, बस आप पैर और पकड़ने लगे। फिर खोले, उसमें आधा किलो सोना था, आधा किलो सोना। उस समय 55-60 लाख रुपए सोना आ रहा होगा किलो में, तो 30 लाख। हम कहा बाबूजी भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हमें पैसा चाहिए। भगवान ने बहुत पैसा दिया है और 2 बेटा 1 बेटी है, दोनों हाथ से लुटा के खर्चा करेंगे तो भी इस जन्म में ख़त्म होने वाला नहीं है। हम राजनीति में पैसा और रुपया कमाने के लिए नहीं आए हैं, लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। और आपका कोई भी काम हम करते हैं, आपका कोई काम करते हैं तो हम आपके ऊपर एहसान नहीं करते। एहसान आपका हमारे ऊपर है। हम समाज में पैदा हुए हैं, इस समाज के लिए हमें मंत्री बनाया गया है, और समाज का काम करने में कौन सा एहसान है। हम लोग कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, उसके अंतिम लाइन तन मन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, ऐसी सोच के साथ। और हमने सुना होना उनका भैया माफी कर रहे, ये वो पकड़ के पैर पकड़ के रोने लगे जमीन पे बैठ के। हम कहा बाबूजी हमेशा मतलब समझिए हमको गुस्सा, इसको लगा कि इस इंडस्ट्री वाले की वजह से हमारा एक चीफ इंजीनियर सस्पेंड हो गया। अब उन लोगों ने इतने 3 पन्ने की नोटिस बनाई, 3 पन्ने की नोटिस, जनरेटर कब खरीदे थे, कहां से खरीदे थे, ट्रांसपोर्ट की बिल्टी और क्या क्या मांगा, इसे 24 कागज। अब हमें लगा 24 कागज मांगा, वो फिर आए मेरे पास। लेकिन बनारस आते आते 4-5 घंटा लगा होगा वो कागज मिलने के बाद। तो रास्ते पर तो वो यही सोच रहे होंगे कि आधा किलो सोना लगा तो कम रहा, कहा 1 किलो दे चाहत रहा, इसलिए 24 नोटिस आ गई। 24 पन्ने मतलब 3 पन्ने की नोटिस, 24 कागज मांग रही है। मैं आपको इसलिए सारी कहानी सुना रहा हूँ मेरे भाई कि एक दिन दुकान बंद करना पड़े चलेगा,
एक दिन परेशान होना पड़े चलेगा। आपके मंत्री विधायक सब बैठे हैं, योगी जी के सामने मैं प्रेजेंट कर दूंगा, जो भी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये आपको अपने नेचर में लाना है। योगी मोदी हम कितना सुधार सकते हैं? हम तो परेशान हो, नहीं भैया हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, कर रखा है ले आप। तो ये चीज हम लोगों को सुधारना है। वो रास्ते पर यही सोचते हो आधा किलो कम था क्या, 1 किलो चाहिए था। जब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे नोटिस दी, मैंने पूरी नोटिस पढ़ी। पूरी नोटिस पढ़ने के बाद फिर सीईओ को फोन किया। हमने कहा जिस दिन से रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया बना है, जिस दिन से रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया बना है, इतने सारे वहां पर इंडस्ट्री लगे हैं, किस इंडस्ट्री से इतने कागज मांगे गए दिखा दो, एक भी दिखा दो। और नहीं तो मैं एक आदमी भेजता हूं, व्यापार मंडल का ही एक आदमी भेजता हूं, इंडस्ट्री एसोसिएशन का ही एक आदमी भेजता हूं, उसके घर में कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज, कुकर, गैस का चूल्हा जितना है एक जगह रसीद फाइल में लगी दिखा दे, नहीं तो पूरे ऑफिस को सस्पेंड कर दूंगा, पूरे ऑफिस को सस्पेंड कर। आज तक कोई नहीं गया उसके, आप पूछेंगे हम कहा दिखाओ तुम फ्रिज, कूलर, स्कूटर, मोटरसाइकिल जितना खरीदो एक कागज में लगाओ, दिखा दो, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। तो मैं मेरे भाई ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां आपको बताते रहेंगे, सुनने में मजा आएगा, क्योंकि व्यापारी हमेशा इन सब चीजों से दो चार होता रहता है। तो मैं मेरे भाइयों, मेरे व्यापारी भाइयों, आपसे एक निवेदन करने आया हूं, एक प्रार्थना याचना करने आया हूं कि खुल के, बता के, जता के, हल्ला मचा के वोट देने की जरूरत है, चिल्ला के वोट देने की जरूरत है, बता के, जता के। देखो अभी चौराहे पे एक एक्सीडेंट हो जाए, चौराहे पे एक एक्सीडेंट हो जाए और कोई तड़पता हुआ है, भैया मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, 1 बोतल खून दे दो, और आप उसकी स्कूटर मोटरसाइकिल पे या अपनी स्कूटर मोटरसाइकिल पे बैठ के जाओ, 1 बोतल ब्लड निकाल के दे दो, तो जिंदगी भर आपका एहसान मानेगा कि नहीं मानेगा? बताओ भैया, बोलो मानेगा तो जोरदार ताली तो बजाओ। मुझे देख के अच्छा लगा, यहाँ वासने भी हैं, मित्तल भी हैं, गुप्ता भी हैं, अग्रवाल भी हैं, सब जितनी भी वैश्य समाज की उपजातियां सारे लोग हैं। और वैश्य समाज के अलावा भी चाहे सिंह जनरल स्टोर हो, चाहे शुक्ला जी आयरन स्टोर हो, और चाहे कोई भट्टे वाले मिश्रा जी हो, दुबे जी हो, पांडे जी हो, चाहे कोई भी जाति बिरादरी का आदमी अगर बिजनेस करने लगता है, व्यापार करने लगता है, कहते हैं बन जा बेटा बनिया का और देख तमाशा दुनिया का। उसको अपना परिवार पालना, उसको जो उसके यहाँ लोग जुड़े उसकी सैलरी के लिए कमाना होता, उसकी दुकान के लिए कमाना, उसके परिवार को पालने के लिए कमाना होता। तो ये जो पूरी रीति नीति है, मैं आपसे ये बताने आया हूं कि 1 बोतल ब्लड अगर आप खुल के, बता के, जता करके दे देते, जिंदगी भर आपका एहसान मानते। और रक्तदान महादान होता है, कोई महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर रक्तदान करता है, कोई कश्यप मुनि की जयंती पर, कोई अपने समाज के जो भी अग्रज हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनकी जयंती पर हम ब्लड बैंक का डोनेशन लगाते हैं। अभी हम कहीं से आता होगा, या अपना भी पीसते होंगे तो रिफाइंड कहीं से आता होगा, नमक कहीं से आता होगा, तमाम सब चीजें कहां से आप लाते हैं, फोन करके उठा करके पूछो तो हर जगह बताएंगे मोदी जी आगे चल रहे हैं, बीजेपी आगे चल रही है। जहां हिंदी नहीं बोली जाती, हिंदी समझी नहीं जाती, आप तेलंगाना की बात करिए, आंध्रा की बात करिए, हैदराबाद की बात करिए, वहां पर भी बीजेपी जीत रही है। इसलिए यहां 80 की 80 सीट जिता करके देना है। आपसे हमने पूछा डिम्पल प्रधानमंत्री बनेगी, कहो नहीं बनेगी, अखिलेश बनेगी, कहो नहीं बनेगी, लालू कह रहे हो नहीं बनेगी, तो बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो क्यों ना प्रचंड बहुमत के साथ, हाथरस में प्रचंड बहुमत के साथ सबकी जमानत को जब्त करा करके दिल्ली भेजने का काम करिए। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय जय श्री राम। वैश्य एकता परिषद की एक रैली थी कानपुर में, उस समय आपके मित्र जो है नंदी जी के हाथ से आए हुए थे। नंदी जी में आपको नरेश केसरवानी वो यहाँ आए हुए थे। उन्होंने उस जो सम्मेलन हुआ था 2022 में, जिस दिन सम्मेलन था उसी दिन विधानसभा की घोषणा होती चुनाव की, तो उन्होंने वो यहाँ आए हुए थे। उन्होंने मुझे सहयोग बनाया था यहाँ का, और यहाँ से मैं 25-30 गाड़ी लेके कानपुर गया था। हमने किसी व्यापारी से 1 रुपये भी नहीं लिया था। और ये नवनीत जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी भी साथ में गए थे, बहुत लोग व्यापारी यहाँ से गए थे।
उस समय मैंने उनसे पूछा था मुझे क्यों यहाँ बुला रहे हो, तो बोले कि नहीं, बोले कि जो कि उन्होंने नंदी जी ने बुलाया, नंदी जी को मैं जानता नहीं हूँ, बोले मुझे नहीं मालूम, बोले कि जो है। तो मैंने श्याम भाई अखबार हैं, मैंने उनको गंभीर साथ जुड़ा था उस समय, वो आज उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो आज वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। मुझे मालूम है कि जब आपने वो सम्मेलन बुलाया था तो आप गेट पर खड़े हुए थे, बहुत पसीना पसीना थे, फिर बारिश हो गई थी और बारिश में भी लोग जमे हुए थे उस समय जो है। उस समय जब यहाँ सम्मेलन हुआ था यहाँ कानपुर में, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे जो बीच में जो नंदी जी हैं, इन पे एक हमला भी हो चुका है और बहुत ही सरल स्वभाव के गोलगप्पे खाने के शौकीन हैं, कहीं पर भी सड़क पर चले जाएंगे, मुझे बहुत कुछ इनके बारे में बताया, लेकिन मेरी मुलाकात आज पहली बार इनसे आमना सामना हुआ। उस समय बहुत लोग यहाँ से जो व्यापारी गए थे वो कहते थे कि आपको तो जानने वाले हैं, आपके तो मित्र हैं, आप वहाँ के सहयोग होंगे, लेकिन मैं नहीं जानता था इनको। मेरी पहली मुलाकात है, उस समय कानपुर में मेरी जरूर उनसे मुलाकात उन्होंने कराई थी। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपका इस हाथरस की धरती में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि एक व्यापारी सम्मेलन वैश्य समाज का, जब भी आपको समय हो, एक वैश्य समाज का अलग से एक व्यापारी सम्मेलन रखें, उसमें सभी लोग एक अलग से जो है, तो बहुत लोग उस समय मुझसे आग्रह कर रहे थे एक व्यापारी सम्मेलन वैश्य सम्मेलन अलग से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका हाथरस की धरती में बहुत बहुत स्वागत है। बातें क्यों चली जाती है, ऐसे नाम का भोगाल बनाने वाले व्यापारियों के ऐतिहासिक व्यापार संगठन तक माननीय नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी का हाथरस की धरा पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज मंत्री जी आपके आगमन से हमारे रूप बग्गेवाल जी कई दिन से कहते मैं तो नंदी जी को बुलाऊंगा, नंदी जी का कार्यक्रम पाई गया था, आपको ऐसा लगा, बहुत दिन से बड़े परेशान थे कि नंदी जी का कार्यक्रम लगना चाहिए, नंदी जी आपका समय नहीं मिल पाया और आज सौभाग्य से आपको समय ही मिल गया व्यापारी सम्मेलन में। कई दिन तो सोचते नंदी जी का कार्यक्रम मिल जाए, नंदी जी आ गए, मुझे बुलाऊंगा तो नंदी जी को बुलाऊंगा मैं, और नंदी जी ऐसा सौभाग्य मिला कि नंदी जी आ गया है हमारे बीच में। मैं आपके बारे में क्या बताऊं, मैं आपको जब तक देखता हूँ तो फेसबुक पे आपका रील पढ़ते, आपको जलेबी बनाता हुआ अपने बच्चों में क्या क्या कितने संघर्षों के बाद आप आगे बढ़े, कितने आपने जो हमले ने सब देख रखा, पूरा आपके बारे में क्या कहूँ, कितने संघर्षों से आप यहाँ पर पहुंचे, कितने सारे संघर्ष आपने करे, कहाँ कितने छोटे स्तर से आपने शुरुआत की, आज आप शून्य से शिखर पर पहुंचे, तो केवल अपने उस पर पहुंचे, पीछे भी कोई बैकग्राउंड नहीं, केवल आप अपने बल पे, अपने स्वयं के बल पर, परिवार का भी कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसके बाद भी आप केवल से अपने बल पे यहाँ तक पहुंचे। कैसे हमारी नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा और मैं सभी व्यापारी की तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूँ। और जो भी बात अब मैं कहूँगा, यहाँ पे माननीय नंदी जी आए हैं, तो मैं अभी पहले से आपसे अपने ऊपर में बता दे रहा हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में, आपकी जहाँ भी दुकान हो, फैक्ट्री हो, मिल हो, कारखाना हो, जैसा भी आपका व्यापार हो, वो आपकी तरक्की व्यापारी और अपने साथ जो लोग जुड़े होते हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि हमारा समाज में फिर से समाज से हम लोग आते हैं तो हम लोग सोचते हैं चुनाव पार्टी से छुट्टी में जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, तो भैया ऐसा मत करना, वोट परसेंट बढ़ाना है, वोट परसेंट हमारा बढ़ाने का काम है। क्या करना है, वोट परसेंट बढ़ाने का हमारा काम है। 7 तारीख को कोई छुट्टी पर नहीं जाएगा, सभी लोग जो लोग के बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, उनको बुलाने का भी अपना काम एक दिन पहले करना। सबसे पहले व्यापारी भाई से कहूँगा, आप चिंता बाहर की बात नहीं करें, पहले आप अपने परिवार की चिंता करें, आपके परिवार के सारे वोट 100 पड़ जाए। हम लोग इंतजार करते हैं कि भैया बहुत ही बाद में जाएंगे, बाद में नहीं जाए, बाद गई बाद में, पहले जाएंगे वोट डालने। पहले हम अपने परिवार की चिंता करें, अपने परिवार के सारे वोटों को जल्दी से अपने मिला मिला के पहले मतदान और बाद में हम सभी लोगों को जलपान करना है। पहले मतदान करना, अपने घर की चिंता करना, अपने परिवार के सही वोटों की चिंता करने के बाद अपने बूथ की चिंता करनी है, अपने पन्ने प्रमुख की चिंता करनी है। तो सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है, क्योंकि मैं पार्टी से बिलोंग करता हूं। शहर हमारे मंत्री जी को मैं बता रही हूँ कि इतना वैभवशाली इस पर गाँव बाबा की कृपा है, माँ रेवती मैया की कृपा है। ऐसा वैभवशाली शहर जिसमें 6 रेलवे स्टेशन हैं, 6, मतलब किसी बड़े से बड़े शहर में 6 और 7 रेलवे स्टेशन नहीं होते, 5 तो हाथरस के नाम पर ही हैं। ऐसा वैभवशाली शहर हाथरस जिसमें ट्रेन के डब्बों में माल जाया करता था, ऐसा वैभव, ऐसा आशीर्वाद हमारी हाथरस के ऊपर रहा है। ही पूरे
भाई साहब, हमारे व्यापारियों के हित में एक काम में हमारी मदद करिए। अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर बनवाने में आप हमारी मदद करेंगे तो सारे व्यापारियों को लाभ होगा। अगर व्यापारियों को लाभ होगा, व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, साथ में रेवेन्यू सरकार को मिलेगा, और सरकार को रेवेन्यू मिलेगा तो जिस तरह बारिश की बूंदें दोबारा धरती को तृप्त करती हैं, वैसे ही योजनाओं में, रचनाओं में, स्कीमों में हमारी सरकार वापस सारे लोगों को देगी। आज के मौके पर मैं फिर एक बार माननीय मंत्री जी का बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आज वो हमारे प्रत्याशी आदरणीय आलोक प्रधान जी के साथ उत्तर प्रदेश में परमादरणीय योगी जी की सरकार बनी और उन्हें अपनी याद आई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किन किन संकल्पों के साथ बनी है। उनमें सबसे पहला संकल्प था न गुंडाराज, न भ्रष्टाचार, और उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया। इस प्रदेश में अच्छे अच्छे माफियाओं को, अच्छे अच्छे गुंडाओं को उन्होंने ये दिखा दिया कि सुशासन क्या चीज होती है, किस तरह शासन चलता है। पूरी गंदगी को जमीन के अंदर गाड़ दिया, और बुलडोजर की तो बात क्या कहना, जहां बुलडोजर का नाम लेते ही माफिया अपने गले में पट्टी बांध कर आते थे कि मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे आगे कोई जुर्म नहीं करना है। तो ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? ये दृढ़ शक्ति से, ईमानदार सरकार से। जब राजा ईमानदार होता है तो निश्चित रूप से प्रजा उसकी पूजा करती है। वही माहौल आज देखने को मिल रहा है। वो बीमारू राज्य कहलाने वाला उत्तर प्रदेश आज हमारी मोदी जी की उस कल्पना को पूरा करने जा रहा है जो उन्होंने कहा है। विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से पहले उत्तर प्रदेश विकसित होगा, उसके बाद हमारा देश विकसित होगा। और मोदी जी की जो विकसित भारत की कल्पना है, उसको सबसे पहले उत्तर प्रदेश पूरा करेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज 17 से पहले माननीय मंत्री जी हमारे उद्योग क्षेत्र में गिने चुने 2-4 उद्योग थे, और आज उद्योगों की लाइन लगी है। और जो जमीन 350 एकड़ पड़ी है, उसमें लोग लालायित हैं कि हमें जमीन मिला है, हम उद्योग लगाएं। तो ऐसा जो माहौल हमारी सरकार ने दिया, और उद्योगपतियों के प्रति लोगों की जो भावना है वो गलत है कि ये उद्योगपतियों की सरकार है। सरकार वास्तव में उन्हीं की होती है जो सरकार को टैक्स देते हैं, उसी टैक्सों से सरकारें चलती हैं। आज उद्योगपतियों से जो टैक्स जा रहा है, उसी टैक्स से हमारा ये प्रदेश खुशहाल हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम निश्चित रूप से वो जो मोदी जी की जो कल्पना है उसको पूरा करेंगे। भारत विकसित होगा, निश्चित रूप से होगा। आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि आने वाले 7 तारीख को हमारी जो सेठानी जी है वो वोट नहीं डालने जाती है। वो कहती है कि आप भी जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी, आप भी जाओ। गर्मी बहुत पड़ रही है। ये जो चुनाव है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जिस तरह आज हमारा देश प्रगति कर रहा है, एक प्रगति के रास्ते पर दौड़ लगा रहा है, वो दौड़ हमें बरकरार रखनी है। हमें एक एक वोट घर से निकाल के डालना है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और हमारे प्रत्याशी श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी को भारी बहुमत से यहाँ से जिता के भेजना है। और जो प्रदेश की 80 की माला है, उसमें हमारा सितारा अलग से चमके, यही मेरा आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। नहीं मांगेगा, दे जाएगा तुमको। और उसके बाद जब बहुजन समाज के बंधुओं ने ज्यादा किया, तो जब सिफारिश के लिए
पार्टी को चुना जाए। और जब समाजवादी पार्टी ने की तो जब कोई पकड़ होती थी तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ पर भी निकलती थी। तो जनता ने योगी बाबा के रूप में स्वच्छ शासन दिया है और बाबा ने भी गुंडों के पैर को उतरकर जेल में डलवा दिया है। और मैं ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूंगा कि वोटिंग प्रतिशत अधिक से अधिक रहे। ऐसा ना हो कि आप लोग कोई गिरदावरी चला जाए, कोई वृंदावन चला जाए। तो मतदान का प्रतिशत सुबह वोट डाल के फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। धन्यवाद। खुद भी एक शॉर्ट नोटिस पर सब लोग यहाँ पे आए और 2 घंटे से माननीय मंत्री जी का जो इंतजार और सब कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं, तो इनकी एक उत्साह ये देखते ही बनता है। दोस्तों, मैं ज्यादा समय न लेकर के छोटी छोटी बात कहूँगा। देखिए, ये उत्सव का विषय है। जब अपना वोटिंग पीरियड होगा तो सुबह से ही हमें त्योहार की तरह आनंदित होकर के हमें अपने स्टाफ के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ हमें बाहर निकल के जाना, तैयार होकर के, और एक उत्सव की तरह मनाना है। ऐसा ना हो कि फिल्म देखने चले जाए या मोबाइल देखने। ये हमारे प्रतिशत बढ़ाना है। मैंने देखा जो अभिजात वर्ग है या जो उद्यमी वर्ग है उसका वोटिंग बड़ा कम रहता है, महिलाएं नहीं निकल पाती हैं। तो ये हमें एक एक व्यक्ति, कम से कम 20-20 व्यक्तियों को प्रोत्साहित करेगा। ये मेरा, वैसे तो सब लोग जानते ही हैं, मैं क्या शिक्षा दूंगा, सब लोग बहुत ही अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। देखिए, हमारे हाथरस का व्यापार भारत में ही नहीं विश्व के अंदर एक बहुत नाम रखा करता था किसी समय में। मुझे अभी तक याद है, गुड्स ट्रेन आती थी, मालगाड़ी आती थी फैक्ट्री के अंदर और फैक्ट्री से लोड होकर के मालगाड़ी जाया करती थी। कानपुर के बाद दूसरा स्थान था, कई मामलों में तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी हाथरस का नाम हुआ करता था। लेकिन आज हाथरस सिसक रहा है, पिछड़ गया। और माननीय योगी जी जब पहली बार मंत्री पद संभाला तो हमको भी चिंता लगी कि माननीय योगी जी तो ये भजन पूजा वाले आदमी है, योगी जी है, ये व्यापार को कैसे देख पाएंगे। लेकिन आज उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने मोदी जी के, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में कि ताबड़तोड़ जो इन्वेस्टमेंट लिया, ताबड़तोड़ उद्घाटन, ताबड़तोड़ योजना जो लगी, हम कल्पना नहीं कर सकते थे। इतने ऊंचे लेवल का जो काम उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है कि इसका जो प्रभाव अगले 20 साल 30 साल तक जो आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा, ये काबिल तारीफ है। आज चाहे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ले लो, अलीगढ़ का एयरपोर्ट ले लो, रेल मार्ग ले लो, आपके सड़क मार्ग ले लो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इधर तेजी से जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये हमारा व्यापार आज चाइना की टक्कर पे हम लोग पहुंच सकते हैं आगे चल के। हालांकि भी समय लग रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय मोदी, व्यापारी भाइयों में एक बात तो कहना चाहूंगा, माननीय मोदी जी के दिशा निर्देशन में जो उनकी कार्यशैली है, हमेशा कहा है उन्होंने, जो फाइल सिस्टम था, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, फाइल को रोकते थे, लंबित होते थे कार्यक्रम, लंबित होती थी योजनाएं, उसको उन्होंने खुद हस्तक्षेप करके